चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो बीच में बाकी थे उसको, मोबिलिटी है ना पहले। ओके, ध्यान देना। अब देखो मोबिलिटी मतलब क्या होगा, मोबाइल वर्ड से हम उसको समझ पाते हैं। मोबाइल मतलब क्या होता है कि भाई मोबाइल एम्बुलेंस आपने सुना होगा, मोबाइल एटीएम होता है, मतलब ऐसा कि जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जिसको हम इजीली मूव कर पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल। ठीक है, तो अभी तो क्या है कि भाई जो सेल फोन है, स्मार्टफोन है, उसके लिए हमने क्या सिनोनियस वर्ड बना दिया है, मोबाइल। ठीक है, बट एक्चुअली में मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो इजीली मूव कर पाए, मोबिलिटी उसकी कैसी हो, स्मूथ हो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसको मोबाइल। और वहां से ये वर्डिंग आया है मोबिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब जिसका मूवमेंट इजीली हो पाएगा उसकी मोबिलिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। जिसका मूवमेंट करने में दिक्कतें आएगी तो उसकी मोबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। क्लियर हुआ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अभी हमारा जो करंट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अभी तो करंट वाला इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव होने लगा है तो उसके लिए पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें हम मोबिलिटी के लिए डिफाइन करें तो डिफाइन एज ड्रिफ्ट स्पीड पर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स कॉल्ड द मोबिलिटी। उसको हम क्या बोलेंगे भाई, मोबिलिटी बोलेंगे। और उसका सिंबल हम यूज करते हैं म्यू। ठीक है, तो अभी हमने बताया एक बार डिफाइन एज द ड्रिफ्ट स्पीड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वीडी बाई क्या लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। अब लॉजिकली सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन है, पर्टिकुलरली किसके लिए बात कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें। अब हमने ऐसा बोल सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स भी कैसा होगा, स्मॉल अमाउंट का स्मॉल फोर्स से इजीली जो मूव हो पाएगा तो उसका मोबिलिटी अच्छा है। ठीक है, और जिसको लार्ज फील्ड देना पड़ेगा मूव करने के लिए उसका मोबिलिटी कैसा होगा, कम होगा। तो देखो इनवर्स रिलेशनशिप भी बन रहा है। दूसरी चीज, जिसकी ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड उतनी मोबिलिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई मोबिलिटी डिफाइन एज द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आए तो उसका यूनिट डिफाइन करना चाहिए एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ड्रिफ्ट स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा यूनिट क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड। अब देखो कूलम सेकंड क्या होता है, कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है ना, तो एम्पियर मीटर पर न्यूटन। ठीक है, वैसे बहुत सारे अलग अलग आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, एक फिक्स इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया भाई, यूनिट, डिफरेंट यूनिट। सॉरी, मैंने आई थिंक डायमेंशनल फॉर्मूला बोल दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होगा। ठीक है, बट यूनिट अलग अलग आपके सामने आ सकते हैं, जिसमें से मीटर, एम्पियर मीटर पर न्यूटन, ये वाला हम जनरली यूज करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये क्या था, मोबिलिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द ड्रिफ्ट स्पीड। अब आपको कोई पूछे भाई ड्रिफ्ट स्पीड किसकी अच्छी होगी, मोबिलिटी किसकी अच्छी होगी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की, किसकी मोबिलिटी अच्छी होती है लॉजिकली, प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की। क्यों, लाइट वेट है जो लाइट वेट होता है उसको इजीली मूव करते हैं, हैवी वेट होगा उसको मूव करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वैसे ही देखो हम यहाँ उस रिलेशनशिप को यहाँ बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था वीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम। डिफरेंट रिलेशनशिप यहां बनाएंगे, तो ये वाला हमने देखा था ना, वीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम। तो उसको यहां पुट करें, सो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, वीडी की जगह क्या कर सकते हैं, ई टाउ अपॉन एम रखा, और नीचे डिवीजन में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड काट दिया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई टाउ अपॉन एम। तो जैसे हमने बोला मास ज्यादा होगा उतनी मोबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। तो कई बार पूछ सकते हैं कि भाई मान के चलो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, लॉजिकली सोचो। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन विद द मोबिलिटी, डिक्रीज होगा। क्यों भाई, टेम्परेचर इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज, दैट्स व्हाई मोबिलिटी गेट डिक्रीज। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, तो क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा भी रिलेशनशिप बना सकते हैं, जैसे कि VD इज इक्वल टू, दूसरा हम कौन सा रिलेशन बना सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू VD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? J इज इक्वल टू एनी VD वाला फॉर्मूला था ना, J इज इक्वल टू एनी VD। तो यहां लिख देता हूं, वी नो J इज इक्वल टू NE VD एंड J इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा E भी होगा, ठीक है। तो इसको हम यहां पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? सिग्मा E इज इक्वल टू NE VD। क्लियर हुआ? क्या बनेगा? J सिग्मा E इज इक्वल टू एनी VD। अब VD को सब्जेक्ट बनाए तो VD इज इक्वल टू क्या बनेगा? सिग्मा E बाई NE। इसको यहां पुट करें हम, कौन से? तो ड्रिफ्ट स्पीड के रिलेशन में, सॉरी मोबिलिटी के। सो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? VD बाई E। VD की जगह क्या रख सकते हैं? सिग्मा E बाई NE, और इनटू क्या आया? नीचे E आया, E इस वहां क्या बना? सिग्मा अपॉन NE। दिस इज ऑल्सो रिलेशनशिप ऑफ द मोबिलिटी। क्लियर हुआ? तो सिग्मा के टर्म में वैसे भी बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, एंड द कंडक्टिविटी गेट डिक्रीज, मोबिलिटी आल्सो डिक्रीज। तो वो भी रिलेशनशिप आ रहे हैं। तो वैसे आप बहुत सारे डिफरेंट रिलेशनशिप बना सकते हो। सो दिस इज द मोबिलिटी। क्लियर हुआ? क्वेश्चंस इसमें भी पूछते हैं भाई, वैसे टेक्स्ट बुक में है नहीं, टेक्स्ट बुक में मोबिलिटी के रिगार्डिंग हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, बट MCQ सॉल्व करोगे तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि भाई मोबिलिटी क्या होगी। मतलब ड्रिफ्ट स्पीड दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, मोबिलिटी कितनी होगी, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, भले ही हमारी बुक में ना हो। क्लियर हुआ? चलो, तो ये हमारा मोबिलिटी वाला पोर्शन होता है खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो हमारा बाकी था। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशन, तो भाई ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, याद है किसी को? क्या था? V इज इक्वल टू IR। ओके, मतलब वोल्टेज एंड करंट का जो रेशियो होता है ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दैट्स कॉल्ड द रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड वी नो द V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो V की पावर कितनी है? यहाँ 1 है, I की पावर कितनी है? 1 है, मतलब इसका रिलेशनशिप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया? तो इसका इफ हम मान के चलो, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, मान के चलो दिस इज अवर y एक्सिस, और ये वाली कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस। ये वाली होगी y एक्सिस। y एक्सिस पे हम इंडिकेट कर रहे हैं वोल्टेज को, और x एक्सिस पे हम इंडिकेट कर रहे हैं मान के चलो करंट को। और इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही लग रहा है ना? ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। बट कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, तो उसको एज हम क्या मानेंगे? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। मतलब वहां ओम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर नहीं पाएंगे, V प्रोपोर्शनल टू I वाला रिलेशन जहां एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो वहां हम बोलेंगे वो पोर्शन क्या हो गया? लिमिटेशन में आ गया। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसमें ऐसा ग्राफ मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा कर्व, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? लिमिटेशन में रखेंगे। क्लियर हुआ? तो एक उसका एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो सम एलिमेंट लाइक PN जंक्शन डायोड, एग्जाम्पल भी आ गया साथ में इसमें, जंक्शन डायोड डू नॉट फॉलो V प्रोपोर्शनल टू I रिलेशनशिप, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। पहली चीज क्लियर? यस और नो? समझ में आया? ओके। दूसरी चीज, मान के चलो मैं यहाँ एक रजिस्टर ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ कर रहा हूं? रजिस्टर। दिस इज अवर रजिस्टर। इसमें हमने
इस तरीके से बैटरी कनेक्ट की है। तो मान के चलो दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है भाई? वी। कितना मिल रहा है? वी। मतलब हम बोल सकते हैं जब रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी है तब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, या तो रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है आई। अब क्या कर रहे हैं, यहां हम बैटरी रिवर्स कर रहे हैं, मतलब जो पहले राइट साइड में नेगेटिव और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव था, अब लेफ्ट में क्या बना देते हैं? नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। तो व्हेन वी रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, डायरेक्शन ऑफ द करंट गेट रिवर्स विदाउट चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब मान के चलो पहले 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, जब हमने यहाँ 5 वोल्ट पोटेंशियल मिल रहा है तब। तो इफ वी रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, इफ वी अप्लाई वोल्टेज को हम रिवर्स कर दे तो करंट की वैल्यू विदाउट चेंज जस्ट क्या होगी? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और आपको करंट तो कितना मिलेगा? 5 एम्पियर ही मिलेगा। क्लियर हुआ? तो यहां लिख सकते हैं द एलिमेंट which follow Ohm's law, ऐसा एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलरली बात करें, द एलिमेंट विच फॉलो ओम्स लॉ हैव, if we reverse applied potential to the element which follow Ohm's law, the direction of current reverse without change of current. तो यहां लिखा इफ वी रिवर्स द अप्लाइड पोटेंशियल, किसको रिवर्स करेंगे? अप्लाइड पोटेंशियल, द एलिमेंट विच फॉलो द ओम्स लॉ। तो उसमें क्या हो रहा है? डायरेक्शन आपने रिवर्स किया तो करंट भी कैसा हो जाएगा? रिवर्स, विदाउट चेंज ऑफ करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जस्ट करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। बट सम एलिमेंट डू नॉट फॉलो दिस रिलेशनशिप, ठीक है? बट सम एलिमेंट like as p-n junction diode do not follow this relationship. भाई पीएन जंक्शन डायोड क्या है तो वो तो हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वो लास्ट चैप्टर है ना 14, वैसे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। सिंपल सी चीज बता दे तो एलईडी में हम क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। तो उसमें भी पी एंड एन जंक्शन होते हैं। पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, उसको कंबाइन करने से हमें मिलता है पीएन जंक्शन डायोड, जिसके बारे में चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी इतने एग्जाम्पल याद रखो भाई। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, उसका एग्जाम्पल कौन आएगा? पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है? तो उसके लिए ग्राफिकली समझाए तो क्या बनेगा? तो मान के चलो फॉरवर्ड बायस, मतलब ए एलिमेंट है, पीएन जंक्शन डायोड है, इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है? मान के चलो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, यहाँ नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, ठीक है? तो उसके लिए कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा, ठीक है? अब रिवर्स कर रहे हैं, यहां पॉजिटिव बनाया और यहां कैसा बनाया? नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। तो उसके केस में ग्राफ आपको थर्ड क्वाड्रेंट पे ड्रॉ करना पड़ेगा और ग्राफ ऐसा मिलेगा। और पीएन जंक्शन डायोड में जो फॉरवर्ड बायस में करंट मिलता है दैट इज द मिली एम्पियर की रेंज का होता है। कौन सी रेंज का होता है? मिली एम्पियर की रेंज का होता है करंट। बट
रिवर्स बायस में मतलब पोटेंशियल हमने देखो रिवर्स कर दिया, अब पोटेंशियल की वैल्यू कैसे अप्लाई की, रिवर्स में बोले तो नेगेटिव, तो ऐसे केस में आपका जो करंट है ना वो चला जाएगा माइक्रो एम्पियर की रेंज में। कौन सी रेंज में, माइक्रो एम्पियर की रेंज में। मतलब जो करंट हमें फॉरवर्ड में मिल रहा है उसके वो करंट रिवर्स बायस के कंपेयर में कितने 1000 टाइम होता है, जबकि लास्ट टाइम के साथ सेम था, यहां सेम नहीं मिल रहा है। मान के चलो यहां मैंने 5 वोल्ट दिया है और हमें करंट मिल रहा है मिली एम्पियर में, यहां 5 वोल्ट पे करंट ही कम मिलेगा, बहुत कम, माइक्रो एम्पियर से भी छोटा, ऑलमोस्ट जीरो। मतलब माइक्रो एम्पियर बोल दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो फॉरवर्ड में करंट कैसा मिल रहा है, 1 एम्पियर मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं रिवर्स में वही वोल्टेज के लिए आपको करंट कितना मिलेगा आपको, तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 0.001 एम्पियर। क्लियर हुआ, सेम वोल्टेज अप्लाई किया बट करंट की वैल्यू सेम नहीं मिल रही है, तो दिस इज द लिमिटेशन। क्लियर हुआ यहां तक का, ओके। एंड द लास्ट वन, भाई इसमें मियां भाई वाला रिलेशनशिप नहीं है। मोमेडियन में क्या होता है, मोमिन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई एक जेंट्स की 3 फीमेल के साथ शादी हो सकती है, ठीक है। इसमें कई लोगों के मन में लड्डू फूट जाते हैं, गलती से कहाँ पैदा हो गए हम, ठीक है। तो वहां क्या है कि भाई 1 to many वाला रिलेशनशिप है। मैथ्स में पढ़ा है ना, 1 to 1 1 to many, ठीक है। तो भाई देखो वो तो उनके सोशल बैकग्राउंड में ये चीज चल रही है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर इसलिए बोल रहा हूं, तो भाई आप बोलोगे कि भाई ओके। तो क्या है कि भाई उसमें 1 to many, जैसे क्या हो रहा है कि भाई एक मेल 3 फीमेल के साथ शादी कर सकता है, तो 1 to many रिलेशनशिप मिली, बट यहां ऐसा नहीं होगा। अब यहां क्या है कि भाई वोल्टेज की एक वैल्यू होगी ना, तो उसके लिए करंट की एक ही वैल्यू मिलेगी। वोल्टेज की एक वैल्यू के लिए क्या हो रहा है भाई, करंट की एक ही वैल्यू मिल रही है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं भाई, आपने मान के चलो भाई वोल्टेज एंड करंट का रिलेशनशिप यहां लिख रहे हो, यहां मान के चलो वोल्टेज लिया, यहां करंट, तो मान के चलो 5 वोल्ट पे आपको 3 एम्पियर करंट मिल रहा है, तो जब 10 वोल्ट होगा तो हमारा करंट हो जाएगा 6 एम्पियर। मान के चलो 15 पे हमें कितना मिलेगा, 9 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई 5 वोल्ट पे आपको 3 एम्पियर भी मिले और 10 एम्पियर भी मिले, दोनों मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं द कंपोनेंट विच फॉलो द ओहम्स लॉ हैज द 1 to 1 रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। दैट मीन 1 वोल्टेज की वैल्यू के लिए एक ही करंट की वैल्यू होगी, उसको रिवर्स करे कैसे भी करे, तो यहां लिख सकते हैं द कंपोनेंट विच फॉलो ओहम्स लॉ has 1 to 1 relation between current and voltage। करंट एंड वोल्टेज के बीच का 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, मतलब एक करंट के वैल्यू के लिए एक वोल्टेज। क्लियर हुआ। बट सम एलिमेंट विच डू नॉट फॉलो द ओहम्स लॉ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 1 to many रिलेशनशिप मिलेगा। तो बट सम एलिमेंट like as tunneling diode has, टनलिंग डायोड के लिए बात करें हम, ठीक है, तो उसमें we get same amount of current, same amount of current for different voltage, different voltage। तो एग्जाम्पल भी साथ में आ गया है, कौन सा एग्जाम्पल, टनलिंग डायोड जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। और उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें,
दिस इज, मान के चलो यहाँ हमें क्या दिया है, करंट दिया है, और यहाँ क्या दिया है, वोल्टेज, ठीक है। और उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से है, क्लियर। अब देखो उसके केस में हम यहाँ एक लाइन खींच दे तो करंट की एक ही वैल्यू है, देखो सेम वैल्यू, बट वोल्टेज की वैल्यू कैसे मिले, डिफरेंट मिली, V1 एंड V2। तो डिफरेंट वोल्टेज के लिए करंट कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, टनलिंग डायोड का। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, सिंपल सी चीज। हाँ जी, हाँ पॉसिबल છે એટલે જ આપ્યું હોય ને। तो वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा जो हम कंडक्शन नॉर्मल कंडक्टर में देखते हैं ना, वैसे उस तरीके से नहीं होता सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उसमें हम सारी चीजें समझेंगे कि भाई उसमें जंक्शन की प्रॉपर्टी है, जंक्शन में जब इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर सारी चीजें मूव करेंगे, उसमें दूसरी चीज हमारे पास होल्स भी होते हैं, तो उसका जो मोशन होता है ना, तो सारी प्रॉपर्टी जंक्शन की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो जो इवेंट है वो हमारे नॉर्मल जो हम बोल रहे हैं कि भाई कंडक्टर में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हर एक चीज में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओम्स लॉ जब हमने पढ़ा था ना, तो हमने बोला था स्टेटमेंट क्या होगा, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर। स्टेटमेंट में कंडक्टर वर्डिंग होना जरूरी है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर। तो उसमें कंडक्टर वर्डिंग होगा, और वहां आपको ये चीज याद रखनी, ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर, नॉट सेमीकंडक्टर, नॉट इंसुलेटर। क्योंकि जैसे ही सेमीकंडक्टर आया, कुछ अदर एलिमेंट आया, तो उसमें ये चीजें फॉलो नहीं हो रही। क्लियर हुआ। अब ये कैसे हो रहा है वो बाद में समझना है, बट अभी हमें क्या करना है कि भाई ऐसी चीज है जिसमें ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ग्राफ ऐसा मिल रहा है, मतलब डिफरेंट वोल्टेज के लिए सेम करंट मिला। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है सब लोगों को। सिंपल सा इसका लॉजिक है कि भाई जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो सारी लिमिटेशन में आ गए। अब ओम्स लॉ जो फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, भाई स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, भाई रिवर्स कर रहे तो करंट चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। देन 1-to-1 रिलेशनशिप होगा, ऐसा कुछ में नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए लिमिटेशन। और मोस्ट ऑफ एग्जांपल कौन से होने वाला है, सेमीकंडक्टर के ही। क्लियर हो गया। तो ये क्या था हमारा भाई, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बोलो अब कोई दिक्कत है तो, नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, रेजिस्टिविटी वाला मत बोलना, हाँ बस, क्योंकि वो तो खत्म हो गया ना, हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ा ना तभी उसके बारे में बता दिया था, क्योंकि फ्लो में वही चल रहा था, इसलिए टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी किस हिसाब से हो रही है वो सारी चीजें समझने के लिए। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर, मोड़ेથી જવા જતો ને, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ईशान पवार। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, अब देखो इसके बारे में ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10 में पढ़ के आए हो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो टॉपिक था जिसमें आपने पावर का फॉर्मूला बनाया था I²R, नहीं था, P = I²R था, P = VI था, जिसको मैं VIP से याद रखता था, ठीक है। वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर VIP, ठीक है। तो एक ये वाली चीज आई थी, उसके अलावा टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें हीट एनर्जी मिल रही थी, H = I²RT, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कैसे बन रहा है उसके बारे में समझना है। तो भाई देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, हर बार जब भी बीच में कोई आएगा तो हम याद करेंगे किसको, कंडक्टर को। तो कंडक्टर का ये टर्मिनल ए है, कौन सा टर्मिनल है भाई, ए टर्मिनल। ए वाला कौन सा टर्मिनल है, बी। लेट कंसीडर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी, ठीक है। अच्छा विकी भाई क्या बोला मैंने, हाँ आई, વાહ શું વાત છે, કોકે કીધું ને A to B। अच्छा, लेट कंसीडर a conductor in that
current I is flowing from A to B। तो हमने कंसीडर किया एक कंडक्टर है, उसमें करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ए टू बी फ्लो हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना? ओके। अब देखो करंट भाई ए टू बी फ्लो हो रहा है, तो कौन से टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का? बी का पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा होगा। ए का पोटेंशियल कैसा होगा, कम होगा। मतलब आपके घर में पानी नीचे से ऊपर फ्लो होता है ना, ठीक है, मतलब टैंक है घर के नीचे ग्राउंड में, नल ऊपर लगाया और स्टार्ट करे तो पानी आता है, पंप लगाना पड़ेगा भाई। हाँ जी बोलो खुशाल, बोलो कीर्तन, शू बोलो छो तुम, कीर्तन गाओ छो तो? हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, बट कुछ लोगों को घर में टंकी नीचे है, नल यहाँ लगाए, यहाँ से चालू करे, पानी ऐसे आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो भाई करंट इज फ्लोइंग ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, high potential to low potential. That's why the terminal A has the high potential, terminal B has the low potential. So बोलेंगे भाई potential of terminal A is greater than potential of terminal B. That means કોણ હતું આ શેડાળો? That means charge moving from A to B in delta t time कितना होगा, Q is equal to I T, बट डेल्टा टी टाइम में बोला है तो Q I डेल्टा T लिखेंगे, ठीक है। एंड दिस चार्ज okay, this charge has energy at कौन सा टर्मिनल, A, बट कौन सी एनर्जी भाई, पोटेंशियल एनर्जी। एंड दिस चार्ज हैज पोटेंशियल एनर्जी एट टर्मिनल A इज इक्वल टू, अब देखो हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। टर्मिनल A का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया है भाई, VA। टर्मिनल B का पोटेंशियल क्या मान लिया, VB। तो जब चार्ज यहां होगा, चार्ज कितना होगा, I डेल्टा T, तो उसका यहां एनर्जी कितना होगा, Q इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल करने से क्या मिलती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तो A टर्मिनल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, Q इंटू क्या आएगा, VA, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोल देते हैं UA। चार्ज इंटू क्या आएगा, पोटेंशियल। चार्ज को हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है Q से। अब देखो ए टर्मिनल का पोटेंशियल VA है, तो Q की जगह क्या लिखेंगे, I डेल्टा T इंटू क्या आएगा, VA। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट टर्मिनल B, UB इज इक्वल टू क्या होगा, Q VB इज इक्वल टू I डेल्टा T VB आएगा। क्लियर हुआ? मतलब जब चार्ज टर्मिनल A से B तक जाएगा तो पहले पोटेंशियल एनर्जी I डेल्टा T VA थी, अब जाके वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, I डेल्टा T VB। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो जब चार्ज A टू B जा रहे हैं तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द डेल्टा U। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द UB माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UA। UB कितना है भाई, UB I डेल्टा T VB, I डेल्टा T VB माइनस I डेल्टा T VA। क्लियर? कॉमन निकाल लेते हैं I डेल्टा T, तो क्या बनेगा, VB माइनस VA। क्लियर हो रहा है? ओके। अब देखो कौन सा टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा था, VB या VA का? A का ज्यादा है। A का पोटेंशियल ज्यादा, B का पोटेंशियल कम, तो लेस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा नेगेटिव। दिस आंसर विल बी
नेगेटिव, दैट मीन डेल्टा यू गेट डिक्रीज, अब हमें पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज होगी वो किस में जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट में। बट इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ड्रिफ्ट स्पीड हम तो बोलते हैं ना भाई वो एवरेज कांस्टेंट होती है ना, तो स्पीड कांस्टेंट रहनी नहीं चाहिए, वो तो इंक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, स्पीड तो कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ जब चार्ज मूव हो रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो जो भी हमारी यहाँ एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है, वो कोई अदर एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो हीट एनर्जी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां लिख सकते हैं हियर काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भाई ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई जब भी हमारा चार्ज मूव होता है कहाँ, कंडक्टर के थ्रू, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अब जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो जो हमारा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ वो किस में जाएगा, हीट एनर्जी के कन्वर्जन में। तो हम बोलेंगे यहाँ जो हीट डेवलप हो रही है उसको मैं बोल देता हूँ W, क्या बोल देता हूँ, W इज इक्वल टू क्या होगा, हीट को H बोलो W बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, तो कितना चेंज हुआ, I डेल्टा T VB माइनस VA। VB क्या है भाई, अब ये वाला तो नेगेटिव था ना, ये वाला क्या था, नेगेटिव था। नेगेटिव क्या शो करता है, डिक्रीमेंट। तो हमें क्या लेना है, इंक्रीमेंट लेना है ना। हीट में कन्वर्ट होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ VA माइनस VB, इसको तो पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ओके, सो W इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, I डेल्टा T। समझ में आया? ओके, अब ध्यान देना। सो W बाई डेल्टा T, हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा, I VA माइनस VB। क्लियर? अब ध्यान देना, VA माइनस VB, तो हम यहाँ जो A एंड B टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V कंसीडर कर ले। टर्मिनल A एंड टर्मिनल B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V कंसीडर कर ले, तो हम क्या बोलेंगे भाई, वर्क हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम, दैट्स कॉल्ड द पावर। बट यहाँ पावर किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल पावर PE भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या होगा, I VA माइनस VB, क्या बोला हमने, V बोला, तो हमारे लिए फॉर्मूला बन गया, देखो इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू IV। ओम्स लॉ हमें पता है क्या है भाई, I इज इक्वल टू V बाई R है ना, इसको यहां पुट करो तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या बनेगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो एक दूसरा रिलेशनशिप मिल गया। और हमें एक रिलेशनशिप पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, इसको यहां पुट करें तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो आपके पास कौन कौन सा डेटा है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मान के चलो आपके पास रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, करंट वोल्टेज की है तो ये वाला यूज करो। मान के चलो आपके पास वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है तो इसका यूज करो, करंट नहीं होगा तब। और जब आपके पास करंट रेजिस्टेंस है, वोल्टेज नहीं है, तो ये वाला यूज करो। क्लियर हो गया यहां तक का? ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, मान के चलो ये हमारे पास पीपी है, पावर प्लांट, क्या है भाई, पीपी, ओके। और ये क्या है, होम है। पावर प्लांट से पावर थ्रू द ट्रांसमिशन केबल आएगा, तो दिस इज द ट्रांसमिशन केबल। क्लियर? समझ में आ रहा है ना भाई? ओके,
तो पावर प्लांट है, पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होगा, कहां पहुंचेगा? होम तक पहुंचेगा, घर पे पहुंचेगा। अब देखो पावर प्लांट जो पावर जनरेट करता है उसका वोल्टेज फिक्स होता है। अब आप बोलोगे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हम मान लेते हैं कि डायरेक्ट आ रहा है, बीच में ट्रांसफॉर्मर भी यूज होंगे, ठीक है, जिसका काम क्या है हाई वोल्टेज को लो करना, लो वोल्टेज को हाई करना। कुछ देर के लिए जो हमारा काम है ना मेन, कि भाई क्या समझना चाहते हैं, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। पावर प्लांट ने जो हमारी वोल्टेज डिमांड है ना, मतलब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट को या तो घर में जो अप्लायंसेस ऑन करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वही वोल्टेज को भेज दिया, दैट इज द 230 वोल्ट, ठीक है। तो पावर प्लांट जो वोल्टेज हमें प्रोवाइड करेगा वो ऑलवेज कैसा होगा? फिक्स होगा। दैट मीन पावर डिमांड डिसाइड होगी करंट के थ्रू। किसके थ्रू? करंट के थ्रू। मान के चलो आपने ये रूम है, उसमें एक ही रेजिस्टर लगाया है। क्या लगाया भाई? एक ही रेजिस्टर। और दिस इज पावर प्लांट, मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स बनेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू क्या आएगा? V² अपॉन R। क्लियर? अब मान के चलो भाई, पता है हमें घर में जो सर्किट होती है उसमें सारे अप्लायंसेस, सारे कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, पता है ना, ये तो आपने 10th में पढ़ा है। तो मान के चलो ये पहला अप्लायंसेस ऑन किया तब इतना पावर डिमांड हुआ। अब जैसे ही मैंने दूसरा अप्लायंसेस ऑन किया, मतलब दूसरा भी एलिमेंट आ गया सर्किट में, जैसे ही उसको ऑन किया तो हमें पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया तो पावर डिमांड कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। देखो रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर डिमांड ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी चीज है कि भाई जितने इंस्ट्रूमेंट ज्यादा हम कनेक्ट करेंगे उतने ही ज्यादा करंट की क्या होगी? पावर की क्या होगी? डिमांड होगी। उतनी ही ज्यादा हमें क्या मिलना चाहिए? पावर मिलना चाहिए। अब देखो पावर प्लांट का तो काम क्या है भाई? पावर प्रोवाइड कर देना। क्या प्रोवाइड कर देना? पावर। अब वो फिक्स वोल्टेज के साथ प्रोवाइड करेगा, तो पावर प्लांट जो पावर प्रोवाइड करेगा वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा? जो हमारी डिमांड है उस हिसाब से। मान के चलो हमारा डिमांडेड पावर कितना है भाई? पीडी है। कितना है भाई? डिमांडेड पावर पीडी है। और वो पावर कितना होगा भाई? आई इंटू क्या लिखेंगे भाई? वी। वोल्टेज तो फिक्स है, हमने क्या करंट डिमांड किया है उस हिसाब से हमारा डिसाइड हो जाएगा क्या? पावर डिमांड। क्लियर हुआ यहां तक का? ओके। अब देखो ये जो ट्रांसमिशन में भाई पावर जब कहां से कहां आ रहा है? पावर प्लांट से होम तक आ रहा है, तो थ्रू द करंट एनर्जी पहुंच रही ना हमारे पास। एनर्जी कौन लेके आ रहे हैं भाई? चार्ज लेके आ रहा है, करंट लेके आ रहा है। अब ये जो ट्रांसमिशन केबल के थ्रू होने वाला, ट्रांसमिशन केबल का भी कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं कि भाई हमारा जो ट्रांसमिशन केबल है उसका रेजिस्टेंस कितना है भाई? आरसी है। ट्रांसमिशन केबल का रेजिस्टेंस कितना है भाई? आरसी है। तो भाई आपने कितना पावर डिमांड किया? पीडी, दैट इज द आई इंटू वी। और उसके हिसाब से आपकी करंट रिक्वायरमेंट कितनी हो गई भाई? पावर डिमांडेड बाय क्या होगा? वोल्टेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपने करंट कैसा डिमांड किया है, तो वो करंट, अब देखो आपने बोल दिया कि भाई मुझे इतना पावर चाहिए, तो आपको उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा? पर्टिकुलर करंट पर करंट मुझे भेजना पड़ेगा। किसको बोला है आपने? पावर प्लांट को बोला है। मतलब ऐसा नहीं कि हम यहां से मेल लिखेंगे वहां तक पहुंचेगा। आप जैसे अप्लायंसेस ऑन करोगे उस हिसाब से वो सारा सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो वहां से एनर्जी तो जनरेट हो रही है, हम कितना यूज कर रहे हैं उस हिसाब से सारी चीजें होगी। तो आपने करंट ज्यादा डिमांड किया। अब जैसे ही ट्रांसमिशन केबल में वो करंट फ्लो होगा तो ट्रांसमिशन केबल में भी क्या होगा? पावर लॉस होगा। क्योंकि हमें पता है ना कि पावर मतलब क्या होता है? I²R। जितना रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होगा उतना ही क्या होगा? हीट जनरेट होगा। तो जब हीट जनरेट होता है तो उसका फॉर्मूला हीट एनर्जी, मतलब हीट पावर का फॉर्मूला क्या बोलते हैं हम? I²R बोल सकते हैं। अब करंट कितना फ्लो हो रहा है ट्रांसमिशन केबल में? I फ्लो हो रहा है ना। और ट्रांसमिशन केबल का रेजिस्टेंस कितना है? RC है, तो I²RC ये वाला हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं भाई ट्रांसमिशन केबल में पावर लॉस कितना होगा? करंट का वैल्यू क्या है भाई? डिमांडेड पावर का स्क्वायर इंटू RC अपॉन क्या हो जाएगा? वोल्टेज स्क्वायर। मतलब ये वाली वैल्यू हमने यहां पुट की, तो ये रिलेशनशिप मिला। तो ट्रांसमिशन में पावर लॉस कितना होता है भाई? डिमांडेड पावर का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन केबल डिवाइडेड बाय क्या होगा? वोल्टेज का स्क्वायर, जो पावर प्लांट सप्लाई करेगा। क्लियर हुआ यहां तक का? ओके। अब देखो पावर प्लांट वाले एनर्जी जनरेट कर रहे, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे हैं। मान के चलो उन्होंने जो पावर जनरेट किया है वो है 1000 रुपीज का।
घर में हमारी रिक्वायरमेंट है 800 रुपीज़ की, अब बीच में ट्रांसमिशन केबल ही 800 खा गया तो पहुंचेगा कितना, 200। समझ में आ रहा है ना? तो ट्रांसमिशन में पावर लॉस हो जाएगा तो उनको महंगा पड़ेगा। दैट्स वाई ट्रांसमिशन में पावर लॉस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। दैट्स वाई याद रखना, जितना भाई देखो डिमांडेड पावर, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आप अपने घर में एसी मत चलाओ, आप अपने घर में फैन मत चलाओ, तो वो तो भाई जो अप्लायंसेस यूज करने वाला यूजर उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब उनकी पावर डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट मीन पीडी तो भाई फिक्स हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन चैनल का रेजिस्टेंस हम कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें भाई, एल्यूमिनियम का यूज करें, कॉपर का यूज करें। तो अब ट्रांसमिशन केबल में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, कॉपर का नहीं किया जाता है, रीजन अलग है। कंडक्टिविटी डेफिनेटली कॉपर की ज्यादा है, बट आप सेम डायमीटर का, सेम रेजिस्टेंस, मतलब सेम डायमीटर तो नहीं, सेम रेजिस्टेंस वाला आप कौन सा यूज करो, कॉपर वायर यूज करो, यहां से यहां तक का, और सेम रेजिस्टेंस का आप एल्यूमिनियम का यहां से यहां तक का वायर यूज करो ना, तो एल्यूमिनियम वायर का मास कम आता है, वेट कम होगा। वेट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। एडिशनल में आपको फर्स्ट एक न्यूमेरिक दिया है, इफ आपके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक हो ना तो उसमें वो फर्स्ट न्यूमेरिक है, खुद से सॉल्व करना तो आपको पता चल जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि भाई ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन जो केबल होते हैं वो एल्यूमिनियम से बने होते हैं, ना कि किसके थ्रू, कॉपर के थ्रू। सेम लेंथ का वायर लेना, सेम लेंथ का सेम मास वाला आप कॉपर वायर लो या एल्यूमिनियम वायर लो, तो रेजिस्टेंस किसका कम, रेजिस्टेंस दोनों का कैसा है, सेम है, सेम रेजिस्टेंस, ठीक है। सेम क्या लिया हमने, लेंथ लिया, ठीक है। तो ऐसे केस में मास किसका कम आएगा, एल्यूमिनियम का कम आएगा। तो हमें तो पता है कि भाई कॉपर यूज करे या एल्यूमिनियम यूज करे, दोनों केस में तो मास सॉरी रेजिस्टेंस सेम ही है, तो पावर लॉस तो सेम ही होने वाला है। बट हमें पता है वेट किसका कम होगा अल्टीमेटली, तो एल्यूमिनियम का। तो बेहतर है ना एल्यूमिनियम यूज करें, अदरवाइज क्या होगा, जो पोल है ना ऐसे खड़े रहते हैं और उसके ऊपर से वायर जाते हैं, तो जो पोल है उसको कैसा बनाना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, खर्चा आएगा ज्यादा। दूसरी चीज कॉपर महंगा है। कई बार तो आपने सुना होगा कि भाई अफ्रीका में वो क्या करते हैं, ट्रांसमिशन के पूरे केबल निकाल लेते हैं, स्क्रैप में बेच देते हैं, और वो स्क्रैप इंडिया भी आता है। मतलब चालू ग्रिड को वो कट कर देते हैं काले लोग। ऐसा सुना है, ठीक है। कुछ हमारे रिलेटिव है वो अफ्रीका में वो कुछ वर्क कर रहे हैं ना, इसलिए पता है। वे उनका कुछ नहीं आता पता होता, मतलब शुरू लाइन को कट कर देता, मतलब बहुत डेयरिंग बाज होते हैं, ठीक है। तो पता क्या चला यहां से, भाई डिमांडेड पावर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चलो रेजिस्टेंस हमने किसी तरीके से कम कर दिया, बट वोल्टेज के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इफ पावर प्लांट से आने वाला वोल्टेज हाई कर दे तो ट्रांसमिशन में जो पावर लॉस है, ट्रांसमिशन केबल में जो पावर लॉस है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई याद रखना, पावर प्लांट जो पावर सप्लाई करता है वो हाई पोटेंशियल पे करता है। तो अब देखना, जो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आएगी उसके लिए जो वोल्टेज रखा जाएगा वो कैसा होगा, हाई होगा। देन हमारे घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो उस वोल्टेज को हाई में से लो बना देते हैं, जो हमारे लिए होम अप्लायंसेस के लिए यूजेबल हो, ठीक है। बट वहां तक तो कैसे आएगा, पावर हाई वोल्टेज पे ही आएगा। तो याद रखना, आपको कोई रीजन पूछे तो आप ये तरीके से समझा पाओगे। जो बुक में आपको बताया गया है लिख के, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा है, सारी चीजें, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ऐसा हो तो हेडिंग दे देते हैं यहाँ, पावर प्लांट डिलीवर पावर एट हाई वोल्टेज। क्यों हाई वोल्टेज पे डिलीवर करते हैं? टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लॉस। पावर में जो ट्रांसमिशन लॉस होगा, पावर को घर तक पहुंचाने के लिए जो केबल यूज होते हैं, वो केबल में पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू डिलीवर द पावर एट द हाई पोटेंशियल। क्लियर हुआ यहां तक का? ओके, तो ये हो गया है हमारा टॉपिक, कौन सा, पीपी। चलो उसके बाद क्या है भाई, इलेक्ट्रिक
electric cell and EMF and internal resistance. सेल, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, अब सेल बोलेंगे तो बायो वाले खुश हो जाते हैं, आज हमें कुछ पढ़ने को मिला. ठीक है, इसीलिए वो जो खुश हो रहे थे तो उसको हटाने के लिए हमने आगे लिख दिया है इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, बायोलॉजिकल सेल नहीं है. तो बहुत सारे जैसे ही हम बोलते हैं ना कि भाई हम किससे बने हुए हैं, फिजिक्स वाले से जब भी बोले ना तो बायो वाले बोल देते हम सेल से बने. ठीक है, अब फिर से पूछना पड़ता है अल्टीमेटली सेल किससे बना है. ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उसमें कार्बन होगा, हर अलग अलग एलिमेंट होंगे और अल्टीमेटली वो तो बने होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से. तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा नहीं है कुछ. दूसरी चीज, एटम कैसा होता है, पूरा खाली होता है ना, 99% स्पेस खाली होती है ऑलमोस्ट. तो एटम खाली होता है. हमारा दिमाग किससे बना है, एटम से, और हमारा दिमाग भी कैसा होता है, खाली होता है. ठीक है, यस. तो ऐसे करने से दिमाग भर नहीं जाएगा. ठीक है, तो ऐसा दिमाग चेक कर सकती है भाई. जिनको भी दिमाग चेक करवाना हो, ठीक है, अच्छा मारो कॉन्टेक्ट करवाना. हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, नहीं चैनल में सब्सक्राइब. ओके, इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. अब देखो, ध्यान यहां देना. इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली जो हम पढ़ते हैं उसमें दो टाइप के सेल होते हैं. एक होता है प्राइमरी सेल, और दूसरा सेल होगा सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल मतलब ऐसा सेल जो नॉन रिचार्जेबल है, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते. नॉन रिचार्जेबल. एंड ए वाला जो सेल होगा वो रिचार्जेबल होगा. सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज करके फिर से रीयूज कर सकते हैं, जबकि प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर पाएंगे. क्लियर हुआ? तो ये दो टाइप के सेल है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जैसे आपने केमिकल सेल के बारे में तो बहुत पढ़ा है. ठीक है, हाँ, तो तू ही तो ऐसे करके बोल रहा है, तो वो कौन सा सेल था, नाम दे दे प्राइमरी सेल का. ही प्राइमरी सेल. अच्छा, सेकेंडरी सेल मतलब वो सेल को मैं बोल दूं गाड़ी की बैटरी. कौन सा? अच्छा, आपने केमिस्ट्री में बहुत अलग अलग सेल पढ़े हैं, तो नाम तो दे दो कोई मुझे. एक आधा आपने बोला कौन सा, लेड एसिटेट. लेड एसिटेट बैटरी आती है ना एक, तो स्टोरेज बैटरी. तो वही तो हुआ स्टोरेज बैटरी. कैडमियम निकल आता है ना एक, नहीं निकल, कैडमियम निकल नहीं, नहीं निकल, नहीं निकल बोला ना भाई, नहीं तू निकल. हाँ निकल, निकल तू भाई. ठीक है, लिथियम आयन बैटरी है. ठीक है, पॉलीमर बैटरीज भी आती है. तो ऐसे अलग अलग सेल्स होते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल. દુઃખ થયું બહુ. એવું છે, સેલ નું સાંભળીને છે ને જૂની યાદો તાજી થઈ ગઈ ને, બહુ રડવું આવે છે. मास्टर खत्म होने के बाद ओम मत करो, ओम करो, तो आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना ठीक है आएगी. भाई देखो, जब मेरा मास्टर खत्म हुआ ना, तो एक कंपनी थी, उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए बोला था जिसमें लेड एसिटेट बैटरी थी. और क्या होता है कि भाई जो लेड एसिटेट बैटरी होती है तो उसका परफॉर्मेंस मतलब एक लेवल तक आता है, तो उसका इम्प्रूवमेंट्स 30% इंक्रीज करने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट था.
कि डिस्चार्ज हो जाए तो उसका फ्लूइड निकाल लो, फिर से अच्छा फ्लूइड डाल दो, फिर से उसको रीयूज़ करे, सारा कुछ था, बट देन उसको वाइप आउट कर दिया था, साफ कर दिया था, तो वो नहीं किया था प्रोजेक्ट। हाँ, तो इसीलिए वो चलो તું રો ત્યારે એમ થાય આવું આવું એવું હા શિવ રડે ત્યારે અવાજ આવ્યો चलो तो ऐसी गंदी आवाज निकाल रहे हो भाई। तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल कैसा होगा, नॉन रिचार्जेबल, एंड जो जिनको फिर से हम रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब चार्जिंग कर सकते हैं, उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल। ठीक है, कोई भी सेल होगा ना तो उसमें केमिकल्स तो होंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस केमिकल्स की वजह से जब उस केमिकल के अंदर जब चार्ज मूव करते हैं तो उसकी वजह से उसमें क्या एक रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाता है, और वही क्या बनता है हमारे लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है। क्लियर हुआ? ओके। अब जो आपकी बुक में दिया है तो उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। मान के चलो हमारे पास एक सेल है, क्या है भाई, सेल है, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। दिस इज इलेक्ट्रोड 1, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रोड। मान के चलो इसको बोला है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको बोला है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को उन्होंने P से बोला है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को N से इंडिकेट किया है। क्लियर हो गया? अब देखो, अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसके टर्मिनल को हमने कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो हम यहां कंसीडर कर लेते हैं, लेट अ सेल has 2 electrodes P and N। 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लिए, एक एनोड दूसरा हो जाएगा कैथोड। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ P इलेक्ट्रोड दैट इज द Vp इज इक्वल टू, हम बोलेंगे उसको, मान के चलो उसको हमने, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है, कितना है, V, बट पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई उसको क्या लिखेंगे, प्लस V। क्लियर हुआ? या तो जस्ट Vp ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल ऑफ द P इलेक्ट्रोड, उसको बोल दिया हमने Vp, पॉजिटिव है दैट्स व्हाई उसको रखा है पॉजिटिव। क्लियर हो गया यहां तक का? ओके। अब देखो पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल कितना है, हमने मान लिया Vp, बट नेगेटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दैट्स व्हाई हमने उसको क्या बना दिया, माइनस Vp। तो अब कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अभी हमारी सर्किट को हमने कनेक्ट नहीं किया, मतलब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां हम बोल सकते हैं कि भाई पोटेंशियल बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 electrodes when there is no current flow through circuit, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब 2 इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो Vp माइनस हम क्या लिखेंगे, Vn। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है, हमने यहां Vp और इसको Vp ही लिख देते हैं क्योंकि मुझे एक वैल्यू देनी है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं यहाँ V पॉजिटिव और इसको क्या बोल देते हैं, V नेगेटिव पोटेंशियल है, दैट्स व्हाई माइनस आगे चिपकाया। ठीक है, तो भाई देखो P पॉइंट और N पॉइंट बोले तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, Vp की वैल्यू कितनी है, V पॉजिटिव है, माइनस Vn की वैल्यू कितनी है, माइनस V माइनस है, तो हम क्या करेंगे, V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव करेंगे, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। यही क्या है, EMF। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
पहले माना जाता है कि भाई, माना जाता था कि भाई जो चार्ज की मोशन हो रही है वो फोर्स की वजह से हो रही है, बट बाद में पता चला फोर्स की वजह से नहीं बट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मिल रही है। तो पहले माना गया था जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बाद में उसको बोला गया भाई बेसिकली है क्या, वो पोटेंशियल। तो कई लोग बोले कि भाई ईएमएफ का यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन लिख के मत आना, क्या लिखना है भाई, वोल्ट, दैट इज अ पोटेंशियल। बट उसके लिए देखो भाई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मुझे देखो भाई बवासीर जैसी थियरी लगती है, मतलब इसको बहुत इजी तरीके से भी समझ पाते हैं, तो हम लास्ट में देखेंगे, अभी बुक में दिया है तो उस हिसाब से पहले खत्म करते हैं। अब देखो हो क्या रहा है भाई, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सर्किट को हम एक्सटर्नल रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। फिर से मैं यहां सेल ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो आउटर सर्किट में हमने कनेक्ट किया एक रेजिस्टर, ये वाला है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पी पॉइंट, और ये वाला हमारा हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉइंट एन। क्लियर हो रहा है ना, ओके। अब देखो इस बार क्या हो रहा है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। तो हमें पता है करंट तो ऑलवेज लूप के फॉर्म में जाएगा ना, तो यहां करंट आउटर सर्किट में पी टू एन जा रहा है, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड जा रहा है। तो इनसाइड द सेल कहां जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू कहां जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कहां जाएगा भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, क्या जाएगा भाई, करंट। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान देना, ये जो बीच में पोर्शन है यहां की बात कर रहा हूं, जब करंट सर्किट में मतलब सेल के अंदर से भी पास होगा तो अंदर यहां क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट तो होगा ना, कुछ फ्लूइड होगा, और उस फ्लूइड का भी क्या होगा, सर्टेन रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो वो सर्टेन रेजिस्टेंस को मैं यहां इमेजिनरी रेजिस्टर के तौर पर दिखा रहा हूं, ध्यान देना, रियलिटी में ऐसा रेजिस्टर दिखेगा नहीं, बट अब मान रहे कि जो फ्लूइड है उसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, स्मॉल आर है, कितना है भाई, स्मॉल आर। अब हमें क्या चाहिए भाई, पी पॉइंट और एन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो लेट वी कनेक्ट आर रेजिस्टर between two electrodes and current flow through circuit। करंट फ्लो होगा किसके थ्रू, सर्किट के थ्रू। हमें क्या चाहिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, किसके बीच का, इस बार भी P एंड N के बीच का। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस दैट्स कॉल्ड द PD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो भाई P के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना है भाई, VP है। क्लियर हुआ। प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, क्या होगा, VN। ओके कोई बात नहीं, यहां ध्यान देना, यहां मैंने P ले लिया, ध्यान देना, ये पॉइंट कौन सा है P, यहां क्या है भाई, रेजिस्टर है R, यहां कौन सा है पॉइंट N, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। क्लियर हुआ, ओके। तो VP माइनस VN, ऐसा बोल सकते हैं, VP माइनस VN इज इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है ना, ओके। तो यहां जो करंट है कहां से कहां फ्लो हो रहा है, P टू N फ्लो हो रहा है या N टू P। अच्छा, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, P का या N का, क्यों, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा या नेगेटिव इलेक्ट्रोड का, बोलो तो, पॉजिटिव का ही ज्यादा होगा। तो यहां पोटेंशियल P का ज्यादा है, N का कम है, फिर भी करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है भाई, N टू P फ्लो हो रहा है। दैट्स वाई हमें यहां जो माइनस क्या लेना पड़ेगा भाई, माइनस IR लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, माइनस IR। क्लियर हो रहा है, क्या लेना पड़ेगा, माइनस IR। दूसरी चीज ध्यान देना आप,
किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था भाई? टर्मिनल P टर्मिनल N, उसके बीच का हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा लिख दिया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल P एंड टर्मिनल N। तो हम क्या लिखेंगे भाई? देखो लास्ट स्लाइड में हमने ऑलरेडी एक वैल्यू फाइंड की है, क्या है भाई वो? Vp माइनस Vn, दैट इज क्या बनेगा हमारे लिए? एप्सिलॉन EMF। ओके, कुछ गलत है शायद। रजिस्टर R स्मॉल P टर्मिनल N टर्मिनल, okay, now PD between P and N when I current is flow through सर्किट। यहां मिस्टेक है, मतलब जब सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई? I करंट फ्लो हो रहा है, तब हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं ये दो टर्मिनल के बीच का, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। तो उसको मैं जनरली सिंबॉलिकली शो कर देता हूं V से, ठीक है? तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा? ध्यान देना, P का पोटेंशियल, P का पोटेंशियल कहां से आया भाई? ए वाला टर्मिनल, ठीक है? तो उसका P का पोटेंशियल क्या था भाई? V पॉजिटिव, ठीक है? करंट क्या आएगा भाई? माइनस IR, तो माइनस IR, और साथ में कौन सा टर्मिनल लास्ट में N पर पहुंचे तो वहां का पोटेंशियल कितना है? माइनस क्या करना पड़ेगा? प्लस Vn हो जाएगा ना अल्टीमेटली। तो हमने Vn का पोटेंशियल क्या था? V नेगेटिव बोला था ना। अब देखो V पॉजिटिव V नेगेटिव क्या होता है? एप्सिलॉन होता है। चिपका दिया, माइनस IR इज इक्वल टू क्या बना? V, दैट्स कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। अब इसका सिंपल सी चीज है भाई, मतलब क्या होगा? देखो भाई, मैंने क्या बनाया? सेल बनाया। क्या बनाया? सेल। दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या बन गया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या बना भाई? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड बना? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पी पॉइंट की बात करें तो यहां मैंने बैटरी का कौन सा टर्मिनल बनाया? पॉजिटिव। यहां कौन सा टर्मिनल बनाया? नेगेटिव। और सेल का कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, दैट्स कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ध्यान देना, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है? क्या हुआ? ओके, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है? तो भाई यहां इलेक्ट्रोड पे मैंने एक यहां और एक यहां जब बैटरी लगाई, बैटरी नहीं बट क्या लगाया? वोल्ट मीटर लगाया, तो जो मुझे वोल्टेज मिलेगा ना वो कौन सा वोल्टेज होगा? टर्मिनल वोल्टेज होगा, ना कि ईएमएफ। तो ईएमएफ ऐसी चीज है कि भाई इफ उस बैटरी के बारे में हम सोचे तो कि भाई वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकता है इफ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता तो। इंटरनल रेजिस्टेंस देखो यहां मैंने क्या कर दिया? जीरो कर दिया, तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन बन जाएगा। तो याद रखना V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कैसा करना है? जीरो। अब R को तो हम जीरो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बैटरी का क्या है भाई? इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। तो हम जीरो किसको कर सकते हैं? करंट को। तो मैंने करंट को जीरो करने के लिए यहां से भाई मान के चलो भाई ये सर्किट है उसको ब्रेक कर दिया। यहां पहले रेजिस्टर लगाया था, अब रेजिस्टर नहीं लगाया, सर्किट को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ब्रेक हुआ तो अब करंट कैसा हो जाएगा? जीरो। अब जैसे ही करंट जीरो हुआ तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा? एप्सिलॉन। तो याद रखना फॉर I इज इक्वल टू जीरो, V इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन होता है। मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या बनेगा हमारे लिए? EMF बनेगा। और ये जो टर्मिनल वोल्टेज EMF बना उसके लिए मस्ट बी करंट कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और उस सर्किट को हमने क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया। ब्रेक बोले तो ओपन कर दिया है। क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। किसको भाई? EMF। तो कई बार आप देखो ना तो आपको कई लोग EMF नहीं बोलते बट ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो कई बार बोलते हैं भाई यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज इतना है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या होगा? भाई आपका सेल जो मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है ना इतना ही प्रोवाइड कर सकता है, इससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता, इससे कम ही प्रोवाइड करेगा। अब जैसे ही आप सर्किट में क्या कनेक्ट करते हो?
रेजिस्टर कनेक्ट करते हो, मान के चलो आर वैल्यू का रेजिस्टर कनेक्ट किया, तो करंट की अभी देखो यहां में ओम्स लॉ अप्लाई करो आउटर साइड में, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। दोनों को कंबाइन करें तो हमें रिलेशनशिप क्या मिलेगा, दोनों को कंबाइन करें तो रिलेशनशिप क्या बनेगा, आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। माइनस आई आर सामने गया तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या बनेगा, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम हटा नहीं सकते, रिपीट कर रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की इंटरनल प्रॉपर्टी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब आपका सर्किट में करंट फ्लो होगा, रिपीट कर रहा हूं, सर्किट में करंट फ्लो होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ पोटेंशियल खा जाएगा। बैटरी का देने का इच्छा है भाई, बैटरी सोच रही कि भाई मैं तो 10 वोल्ट देना चाहता हूं, बट क्या है कि भाई मान के चलो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो खुद ये 1 वोल्ट खा जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस 1 है, तो 1 वोल्ट तो कौन खा गया, इंटरनल रेजिस्टर। तो हमारे ए वाले रेजिस्टर को तो 10-1 बोले तो 9 वोल्ट ही मिलने वाला है। दैट्स कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज। तो याद रखना, कभी भी सेल आपको ईएमएफ जितना वोल्टेज दे ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई जब हम मार्केट से वो पेंसिल सेल लेके आते हैं उसमें लिखा होता है 1.5 वोल्ट, तो एग्जैक्टली वो 1.5 वोल्ट नहीं देगा, उससे कम देगा। और वहां जो वोल्टेज लिखा होता है वो कौन सा होता है, ईएमएफ होता है, या तो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, ना कि क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है कि आपकी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। चेक करो, यहां करंट जो फ्लो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। करंट लेस फ्लो हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज कम मिलेगा। क्लियर हुआ? तो इंटरनल प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम चेंज किसको कर सकते हैं, मान के चलो हमें मैक्सिमम करंट चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट चाहिए, हमारा क्या है भाई, सेल है, ये हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा सेल, बैटरी। यहां हमने रेजिस्टर लगाया, रेजिस्टर लगाया तो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो जितना ज्यादा रेजिस्टर आर उतना करंट कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। बट हमें करंट कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम चाहिए तो रेजिस्टेंस कैसा करना पड़ेगा, 0। मतलब दोनों टर्मिनल को मैंने क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। तो हमें जो मैक्सिमम करंट मिला, आई मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल स्मॉल आर मिलेगा। तो याद रखना, फॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू 0, करंट कैसा बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। दूसरी चीज हमने क्या कर दिया, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिए, तो कई बार इस करंट को शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, आईएससी। तो बैटरी का स्पेसिफिकेशन याद रखना, मैक्सिमम करंट बोले तो शॉर्ट सर्किट करंट, और ओपन सर्किट वोल्टेज बोले तो ईएमएफ के थ्रू ही डिसाइड होता है। मान के चलो एक बैटरी है, उसके ऊपर लिखा है भाई इसका ईएमएफ इतना है और मैक्सिमम करंट इतना है, तो कभी भी आपको वो सेल के थ्रू मैक्सिमम करंट से ज्यादा करंट की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, उससे कम ही मिलेगी। दूसरी चीज, ओपन सर्किट वोल्टेज से बोले तो ईएमएफ से कम ही वोल्टेज मिलेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। तो वो जो सेल के ऊपर लिखा है वो रेंज लिखा है कि भाई यहां तक आपका मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है, यहां तक मैक्सिमम करंट हो सकता है, ना उससे ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज होगा, ना ही उससे ज्यादा मैक्सिमम करंट होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो याद रखना, ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। तो याद रख भाई, देखो यहां हमने एक्सटर्नल में जब रेजिस्टर लगाया तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, मतलब बैटरी ड्रॉ हो रही है, खाली हो रही है। और ऐसे केस में टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन क्या आएगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो याद रखना, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्ज, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो एप्सिलॉन माइनस आई आर आएगा। व्हेन बैटरी इज चार्जिंग हो रही है, तो फॉर्मूला आएगा टर्मिनल वोल्टेज का एप्सिलॉन प्लस आई आर। कितना आएगा, एप्सिलॉन प्लस आई आर। टर्मिनल वोल्टेज का ये फॉर्मूला याद रखना, बुक में है नहीं, न्यूमेरिक में है, बट हम इसके थ्रू नहीं करेंगे। हमारे लिए तो हमारे प्रभु ही काम में आने वाले हैं, भगवान।
दैट इज नहीं किरचॉफ। मंजित सर को मेरे भगवान है, आप सब लोग के भगवान कौन होने वाले? किरचॉफ। तो जब भी सर्किट सॉल्विंग में दिक्कत आए तो याद करना है भगवान किरचॉफ को। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये वाला फॉर्मूला याद रखना, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं, वे आप कोई बैटरी को चार्ज कर रहे हो, अब चार्ज कर रहे हो तो उसको मैक्सिमम उसका तो कितना रिक्वायरमेंट होता है, EMF जितना होता ही है, बट खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ खा गया ना, तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस वाला तो अमाउंट देना ही है और उसको चार्ज करने के लिए भी देना है, तो एप्सिलॉन प्लस IR हो जाता है। क्लियर हुआ? ओके, लेक्चर खत्म हो गया आपका। अब लेक्चर नहीं है मैथ्स का, है ना? बैठा। हाँ।